चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हेडिंग लिखो, ये इस चैप्टर का पहला क्लास है आप लोगों का, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज, ठीक है। शुरू शुरू में बहुत देर तक बस सुनना है, समझना है, लिखना लिखना नहीं है, तो आप लोग बस सुनते जाओ। और जहां कहीं पर भी लगे कि ये लिखवाना है तो आप थोड़ा बोल देना, मैं लिखवा दूँ। और नहीं तो आप स्पेस भी छोड़ सकते हो, बाद में पीडीएफ आएगा तो घर पे खुद ही लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले टाइम सीरीज का मतलब, टाइम सीरीज का मतलब होता है कि कोई भी टाइप का डेटा विथ टाइम स्टैम्प। अब सपोज करो कि स्टैटिस्टिक्स ये सब के अंदर में हम डेटा तो बहुत टाइप से कलेक्ट करते हैं। मानो कि 50 बच्चा है एक स्कूल में और सबका जाके आप हाइट नाप लो, तो जो हाइट नाप के आप डेटा लेके आओगे तो उसमें कोई टाइम वाइम का तो बात है नहीं, ठीक है। ये सपोज करो कि आपके स्कूल में 100 बच्चा है, उसका आप वेट नाप लो, उसमें भी मेरे ख्याल में आप टाइम का तो कुछ भी लगाओगे नहीं। लेकिन सपोज करो कि आपके आसपास के लोकेलिटी में कोई एक दुकान है, उस दुकान में मानो कि वो 4 प्रोडक्ट बेचता है, तो आप अगर उससे जाके ये पूछोगे कि रोज कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका, तो वो जो आपको डेटा प्रोवाइड करेगा कि फलाना तारीख को प्रोडक्ट ए का इतना सेलिंग हुआ, प्रोडक्ट बी का इतना सेलिंग हुआ, प्रोडक्ट सी का इतना, प्रोडक्ट डी का इतना, उस तरीके से नेक्स्ट डेट का, उस तरीके से नेक्स्ट डेट का, उस तरीके से नेक्स्ट डेट का। तो इस तरीके से जो डेटा आप उससे लेके आओगे दुकान वाले से, उसमें आपको सेल्स का डेटा के साथ साथ क्या मिलेगा, आपको तारीख मिलेगा। तो इस टाइप का कोई भी डेटा जिसमें डेटा के साथ साथ टाइम का भी एक सिग्नेचर जो है वो डाला हुआ रहे, इस तारीख को ऐसा हुआ था। या सपोज करो कि जैसे भी गुवाहाटी में टेम्परेचर या वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो, कभी बारिश होता तो एकदम ही मतलब ठंड जैसा हो जाता, और कभी गर्मी होता तो भयानक गर्मी ही हो जाता। आया बात समझ। अब इसका है कि मौसम के जो रिकॉर्डिंग का है उसको अगर आप रिकॉर्ड करते हो कि कौन से दिन एवरेज टेम्परेचर कितना रहा, तो वापस से आपके पास में एक डेट अवेलेबल होगा, और उस डेट पे ऑन एन एवरेज गुवाहाटी का टेम्परेचर कितना था आपके पास में, ये डेटा अवेलेबल होगा। तो इस टाइप का जो भी वापस से डेटा का रिकॉर्डिंग होगा, जिसमें टाइम का भी एक एस्पेक्ट जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा, उस टाइप के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली टाइम सीरीज। डेटा आप बहुत तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो या कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उस डेटा के अंदर में अगर टाइम का कोई रोल नहीं है तब फिर वो टाइम सीरीज नहीं है। लेकिन अगर आपके डेटा के अंदर में टाइम का भी एक रोल है कि इतने तारीख को इतना, इतने तारीख को इतना, इतने तारीख को इतना, तो उस टाइप के डेटा को क्या बोला जाएगा, टाइम सीरीज। एक बार रीड करके देखो। Time series is an arrangement of statistical data in accordance with the time of its occurrence. Thus, data which are collected, observed, or recorded at successive intervals of time are known as time series. एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सपोज करो कि ये किसी एक शोरूम के सेल्स का डेटा है। जनवरी में सेल्स कितना था उसका, 16.2 लाख। फरवरी में सेल्स कितना था, 16.8। मार्च में कितना था, 17.5। अप्रैल में 17.3, मई में 18.2, जून में 16.8। अकॉर्डिंगली बाकी महीने का भी दिया हुआ है। तो ये जो डेटा है, इस डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, टाइम सीरीज। अब यहीं पे सपोज करो कि ये नहीं रहता आपके पास में, बस ये होता कि इतना बिका, इतना बिका, इतना बिका, इतना बिका, उस केस में फिर ये टाइम सीरीज नहीं होगा। टाइम सीरीज होने के लिए डेटा के साथ साथ हमको क्या चाहिए होगा, टाइम का सिग्नेचर कि कौन से टाइम पर वो ऑकरेंस हुआ है। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर टाइम सीरीज को क्या है कि आप इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स में आप लोगों को शायद से लाइन ग्राफ बोल के कुछ मिला हो, ठीक है, ये वाला चीज। तो इस सेम डेटा को आप चाहो तो ग्राफिकल फॉर्मेट में इस लाइन ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें होगा कि जनवरी में सेल्स कितना था आपका, 16.2, तो जनवरी के करस्पॉन्डिंग आप 16.2 का जो है वो मार्किंग कर दें। फिर फरवरी में आपका सेल्स कितना था, 16.8, इसमें फरवरी आते आते आपका जो सेल्स है वो 16.8 पे चला जाएगा। और इस फॉर्मेट में इस तरीके से जो है वो आप इसको प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो टाइम सीरीज का बेसिकली मतलब क्या हुआ, डेटा along with टाइम विल बी कॉल्ड एज व्हाट, टाइम सीरीज। और टाइम सीरीज को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका, दो। टेबुलर फॉर्मेट कि टेबल के अंदर में टाइम लिखा, डेटा लिखा, और या फिर ग्राफ। और ग्राफ के अंदर में कैसा ग्राफ, लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ बताओ, लाइन ग्राफ। क्लियर मेरे ख्याल में। तो ये होता है कि टाइम सीरीज को हम क्या बोलते हैं, मतलब किसको टाइम सीरीज बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद में है एप्लीकेशन ऑफ टाइम सीरीज। मतलब ये सब चीज वैसे हो सकता है कि एक आधा मार्क का पूछ ले आपसे, ठीक है। तो थ्योरी की तरह बस थोड़ा सा याद रखना। हालांकि क्वेश्चन सॉल्विंग में इन सब बातों का कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर, ठीक है। तो अगला चीज है आपका कि एप्लीकेशन ऑफ टाइम सीरीज के, टाइम सीरीज को पढ़ने का हमको जरूरत क्यों पड़ा। तो उसका दो मतलब पार्ट है, ये दो इंपॉर्टेंस है। आप बोल सकते हो कि एक है स्टडी ऑफ द पास्ट बिहेवियर, दूसरा है फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन कर। अब स्टडी ऑफ द पास्ट बिहेवियर देखो बहुत जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज करो कि आपके पास में मान लो कि एक मिठाई दुकान, एक बार मैं इन सबको हटा देता हूँ, आपके पास में क्या है बताओ, मिठाई दुकान। हर महीने में आपका सेल्स सेम तो नहीं होता है। किसी किसी महीने में आपका सेल्स बहुत हाई होगा और किसी किसी महीने में आपका सेल्स बहुत लो होगा। शुरू शुरू में जब आप नया दुकान खोलेंगे, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत दिनों पे हो सकता है कि आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। नुकसान दोनों तरीके से होगा।
किसी दिन मान लो कि आप बहुत ज्यादा माल मतलब रेडी करके रख लिए और कस्टमर से उतना आया ही नहीं आपके पास, तो आपका सामान खराब हो जाएगा। किसी दिन ऐसा हो सकता है कस्टमर आके घूम के जा रहा है, आपके पास में रॉ मटेरियल रेडी ही नहीं है कि आप उस कस्टमर को माल दे सके। तो दोनों ही तरीके से नुकसान ही है, कस्टमर घूम के जा रहा है वो भी आपका नुकसान है, और अगर आपने जरूरत से ज्यादा मतलब क्या है कि सामान प्रिपेयर कर लिया है और सपोज करो उतना कस्टमर आया नहीं, तो वो भी आपका नुकसान। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करो, आप मान लो कि 1 साल 2 साल आप क्या है कि डेटा रिकॉर्ड करते जाओ कि अच्छा ठीक है, जनवरी में मेरा इतना कस्टमर आता था, फरवरी में मेरा इतना कस्टमर आता था, मार्च में मेरा इतना कस्टमर आता था, और अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मतलब क्या है कि आप लीप ऑफ फेथ लेके जितना आपके मान लो कि पिछले साल का डेटा है जनवरी का, उससे 10% ज्यादा ही 10% कम आप प्रिपेयर करोगे। जैसे दिवाली ये सब के टाइम पर एक्सपेक्टेशन की सेल्स आपको थोड़ा हाई जाना चाहिए, तो लास्ट ईयर सपोज करो कि आप मान लो कि 5,000 कस्टमर्स को डील किए, तो इस साल आपका एक्सपेक्टेशन है कि चलो 6,000। लेकिन उस टाइम पर आप एकदम प्रचंड बेवकूफ हैं अगर आप मान लीजिए कि 5,000 पिछले साल डील किए हैं और इस साल आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं 20,000 के लिए, फिर तो नुकसान होगा ही ना आपका। लेकिन ये जो 5,000 का डेटा है कि पिछले साल 5,000 आया था, ये आपको कैसे पता पड़ेगा? तो इसके लिए तो आपके पास में पास्ट रिकॉर्ड होना चाहिए टाइम के साथ में कि भाई ठीक है, पिछले साल सितंबर में अक्टूबर में ये बिहेवियर था कस्टमर लोग। तो ये हो गया स्टडी ऑफ पास्ट बिहेवियर वाला आइडिया। इसके वजह से जो है वो टाइम सीरीज को हम लोग पढ़ते हैं, जिससे क्या है कि हम लोग को पुराने बिहेवियर का थोड़ा सा पता रहता है और अकॉर्डिंगली फ्यूचर के लिए हम लोग जो है वो सही डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। और फोरकास्टिंग भी कहीं ना कहीं वही वाला चीज है कि पास्ट का हमारे पास में अगर डेटा जो है वो टाइम सीरीज के फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो हम फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि ठीक है, अगले साल मान लो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो दीज आर द टू एस्पेक्ट जिसके वजह से टाइम सीरीज को जो है वो पढ़ा जाता है। बताओ क्या क्या है एप्लीकेशन ऑफ टाइम सीरीज? स्टडी ऑफ पास्ट बिहेवियर, और दूसरा क्या हो जाएगा? फोरकास्ट। क्लियर मेरे ख्याल में? स्टडी ऑफ पास्ट बिहेवियर वाले पे कोई क्वेश्चन वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे चल के हम 2 मेथड देखेंगे जो फोरकास्टिंग पे बेस्ड, जो फोरकास्टिंग में हमको हेल्प करेगा। क्लियर मेरे ख्याल में? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ऐसे बोल देता हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज का मतलब ये हो गया कि जो आपके डेटा के अंदर में फ्लक्चुएशन है, जैसे सपोज करके मैं अगर यही एग्जांपल को देखूं, तो पहले ये कितना था बताओ, अगले वाले में कितना हुआ, अगले वाले में कितना हुआ 17.5, अगले वाले में 17.3, फिर 18. फिर 18.2 से सडनली वापस कितना हो गया 16.8। तो डेटा आप देख सकते हैं कि सेम नहीं है आपका एग्जैक्ट। डेटा कभी आपका ऊपर जा रहा है, कभी डेटा आपका नीचे जा रहा है। अब ये जो ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, दिस मे हैपन बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। बहुत सारा रीजन हो सकता है किसी भी दुकान के सेल्स में बूम आने का, या किसी भी दुकान के सेल्स में डिप्रेशन आने का, बहुत सारा रीजन हो सकता है। लेकिन वैसा 500-5,000 रीजन को हम ढंग से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ऐसा माना गया कि ये जो चेंजेस आता है ना डेटा के अंदर में, दीज आर मेनली ड्यू टू 4 फैक्टर्स। ठीक है, उन 4 फैक्टर्स का नाम एक एक करके बता रहा हूं, ये आपको याद रखना है। पहला फैक्टर है ट्रेंड वैल्यू, क्या है बताओ? ट्रेंड वैल्यू। दूसरा फैक्टर है सीजनल वेरिएशन, क्या है बताओ? तीसरा फैक्टर है साइक्लिक वेरिएशन, और चौथा फैक्टर है इरेगुलर मूवमेंट। इरेगुलर मूवमेंट एक बार नाम पढ़वा देता हूं, देखो पढ़ो तो। पहला क्या है बताओ? ट्रेंड वैल्यू। दूसरा सीजनल वेरिएशन, तीसरा साइक्लिक वेरिएशन, चौथा रैंडम मूवमेंट। हमको सीधा सीधा पता है कि किसी भी एक टाइम सीरीज का डेटा जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, वो टाइम के साथ में धीरे धीरे क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, देयर मे बी मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द डेटा। ऊपर जाने के लिए भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, नीचे आने के लिए भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, और ये फैक्टर्स बहुत सारा हो सकता है। लेकिन उतना सारा फैक्टर्स को हम क्या है कि अपने स्टडी में इंक्लूड जो है वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से हम मान के चलेंगे कि जो भी चेंज आ रहा है मेरे डेटा के अंदर में, वो आप समझो कि 4 फैक्टर की वजह से आ रहा है। फैक्टर्स का नाम फिर से एक बार पढ़ो, क्या क्या है? ट्रेंड वैल्यू, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन, और रैंडम या फिर इरेगुलर मूवमेंट। एक बार फिर रिपीट करो। पहला ट्रेंड वैल्यू, दूसरा सीजनल वेरिएशन, तीसरा साइक्लिक वेरिएशन, चौथा रैंडम या फिर इरेगुलर मूवमेंट। एक एक करके सब पे बात करेंगे, लेकिन इन पे भी कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं आता, बस आपको समझाने के लिए मैं ये सब चीज एक बार बोल के दिखाता हूँ। ठीक है, ट्रेंड वैल्यू का मतलब है कि जो भी आप डेटा ले रहे हैं वो लॉन्ग रन के अंदर में किस तरीके से बिहेव करेगा। एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में, हम उसका बात नहीं कर रहे। हम ट्रेंड के अंदर में बात करेंगे कि 5 साल में डेटा का बिहेवियर क्या है, या 10 साल में डेटा का बिहेवियर क्या है। इस चीज को प्रॉपरली आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखो, ये जो है एप्पल के शेयर का प्राइस फ्लक्चुएशन है किसी एक सिंगल डे के अंदर, एक दिन में। एक दिन में थोड़ा सा ये कभी नीचे भी जा रहा है, उसी दिन में थोड़े टाइम के बाद में ये रिकवर करके ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, एक दिन में ये दोनों बिहेवियर दिखा रहे हैं, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। लेकिन इसी एप्पल के शेयर का आप सपोज करो कि 2018 से लेके
2023 तक का डेटा अगर आप देखोगे तो फ्लक्चुएशन इसमें भी है, नो डाउट। लेकिन जब आप अपना टाइम लेंथ आप बढ़ा ले रहे हैं ना, तो इसमें आपको कोई एक सिंगल बिहेवियर दिखाई देगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये या तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा या फिर ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड फैक्टर। क्या बोलते हैं बताओ? ट्रेंड फैक्टर। कि अगर 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के टाइम लेंथ पे आप किसी भी डेटा को ऑब्जर्व करोगे, तो ये तो डेटा धीरे धीरे ओवरऑल ऊपर जा रहा होगा, और या फिर डेटा धीरे धीरे कहां जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा। आ रहा है बात समझ? एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। आप जैसे अपने दादाजी, दादी जी, ये जो भी उनके जनरेशन के हैं, उनसे जब आप बात करोगे तो बोलेंगे कि हमारे टाइम में चावल 2 रुपए किलो आता था, और आज वही चावल कितने रुपए किलो आ रहा है? 50 रुपए किलो आ रहा है। एक साल के अंदर में अगर आप देखोगे ना, तो कभी वो 50 का 45 भी हो जाएगा, कभी वो 55 भी हो जाएगा, कभी वो 60 भी हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अभी कहां पे पहुंचा हुआ बताओ? 50। तो शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको बहुत फ्लक्चुएशन दिखेगा कि 50 से 45 भी होगा, 55 भी होगा, 60 भी होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर से इसको 10 साल के बाद में फिर से अगर आप देखोगे ना, तो दादाजी के टाइम पर 2 रुपए, आज हमारे टाइम पर मान लो कि ऑन एन एवरेज 50 रुपए, और मान लो कि आपका नेक्स्ट जनरेशन और उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, शायद उनके टाइम पर 500 रुपए। तो ओवरऑल तो धीरे धीरे ये कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। शॉर्ट रन के अंदर में आपको बहुत फ्लक्चुएशन दिखेगा, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर में आपको किसी एक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाई देगा कि या तो वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और या फिर वो धीरे धीरे कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। नीचे का भी एग्जाम्पल हो सकता है। मान लो कि भगवान की दया से अगर ऐसा हो कि ईवी बहुत चलने लग जाए, तो आज के दिन में पेट्रोल या डीजल का गाड़ी का जो सेल्स है, अगर मान लो कि सब लोग मैंडेटरी ही कर दे कि नहीं, हर जगह ईवी ही आना पड़ेगा, ठीक है, उस केस में जो पेट्रोल का या डीजल का गाड़ी का सेल्स है, जो आज धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, आज से 50 साल के बाद में उसका सेल्स का डेटा अगर मैं देखूंगा तो किधर जा रहा हो? नीचे जा रहा हो। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो लॉन्ग रन के अंदर में किसी भी डेटा का एक कैरेक्टरिस्टिक होगा यूनिक, कि ये तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और ये फिर वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। और इस बिहेवियर को, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे? उसका ट्रेंड। क्या बोलेंगे बताओ? ट्रेंड। नेक्स्ट फैक्टर था हम लोग का सीजनल वेरिएशन। क्या नाम है बताओ? सीजनल वेरिएशन। तो देखो, इसको भी बहुत आराम से समझा जा सकता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में जनरली कुछ कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे मान लो कि आप एसी ले लो, ये सपोज करो कि आइसक्रीम ले लो, ये सपोज करो कि कोल्ड ड्रिंक ले लो, इन सब सारी चीजों का सेल्स आप क्या देखोगे? बढ़ जाता है आज। लेकिन वही एसी का सेल्स विंटर में ऐसा नहीं कि जीरो हो जाता, कुछ लोग उस टाइम पर भी उसको खरीदते हैं, लेकिन जितना बूम्ड अभी है उसका सेल्स, उतना बूम्ड तो विंटर में नहीं रहेगा। आया बात समझ? और ये जो बूम है अभी, ये बाद में जाके जो डाउन हो जाएगा सेल्स उसका, ये किसके वजह से हो रहा है? सीजनल चेंज की वजह से हो रहा है। तो इस टाइप के फैक्टर को हम लोग बोलेंगे सीजनल वेरिएशन। ये सपोज करके मिठाई दुकान का ही आप ले लो, तो हमारे मानो कि इंडियन कल्चर के अंदर में जनरली ऐसा है कि मार्च से लेके आप समझो कि जून जुलाई तक बहुत ज्यादा कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं है, लेकिन वही फिर अगस्त में मानो कि रक्षाबंधन होता है, और उसके बाद से बहुत सारा फेस्टिवल आने लगता है। तो आप देखेंगे कि मिठाई दुकान का जो सेल्स है, वो अगस्त के बाद से लेके मार्च तक जो है उनका सेल्स बहुत हाई रहता है, और फिर मार्च के बाद उनका सेल्स जो वो धीरे धीरे एक बार के लिए नीचे जाने लगता है। ये मानो कि आप सपोज करो कि गोल्ड का सेल्स देखो इंडिया में, तो अगेन आप देखोगे कि जो शादी का सीजन है वो वही है, सितंबर से लेके मानो कि मार्च तक शादी वादी होता है हम लोग का। तो उस टाइम पर गोल्ड का जो एवरेज प्राइस है वो थोड़ा सा आपको 5,000 10,000 रुपए कहाँ दिखेगा? ऊपर के। लेकिन फिर आप उसी चीज को जून जुलाई में ऑब्जर्व करो, तो यदि अभी आपको 10 ग्राम लाख रुपए में मिल रहा है, तो अभी शादी का सीजन आने के अंदर वो हो जाएगा 1,10,000 रुपए, और जून जुलाई पहुंचने में फिर से वो 1,02,000 3,000 पे आ जाएगा। तो ये सारा का सारा चीज किसकी वजह से हो रहा है? सीजन की वजह से हो रहा है। तो उस सीजन में ऐसा कुछ स्पेशल होता है जिसकी वजह से एक बार के लिए सेल्स अप चला जाता है, सीजन खत्म सेल्स नीचे आ जाता है। ये मान लो कि आप छाती का सेल्स ले लो, अब जब तक बारिश चलेगा तब तक मान लो कि रेनकोट छाती खूब बिकेगा, लेकिन जैसे बारिश खत्म वो सब खत्म। आया बात समझ? विंटर में आप ब्लैंकेट का सेल्स ले लो, कि अभी गर्मी में तो कोई ब्लैंकेट नहीं खरीदेगा ना, लेकिन विंटर आते ही ब्लैंकेट का सेल्स बढ़ जाएगा। तो इस टाइप के फैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? सीजनल वेरिएशन। फिर एक आता है साइक्लिक वेरिएशन। अभी सीजनल वेरिएशन और साइक्लिक वेरिएशन थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। साइक्लिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है? देखो कि किसी भी बिजनेस के अंदर में आप हमेशा देखोगे कि देर आर 4 फेजेस। ये मैं दिखाता हूं आपको। एक है प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी के बाद में आता है डिक्लाइन, डिक्लाइन के बाद में आता है डिप्रेशन, वहां से आता है रिकवरी, और वहां से आता है फिर से प्रोस्पेरिटी। ये प्रोस्पेरिटी वाला फेज, ठीक है। अभी ये चीज क्या है? देखो सपोज करो कोई एक कंपनी है जो आज के दिन में किसी एक सेक्टर को डोमिनेट कर रहा है, जरूरी नहीं कि लॉन्ग रन यही डोमिनेट करता रहेगा। सपोज करो कि कोई दूसरा कंपनी है इसी का कॉम्पिटिटर, जो मान लो कि जिसका R&D बहुत अच्छा है, तो वो R&D अगर उसका बहुत अच्छा है तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद में वो इसको बीट कर। मतलब एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करो कि आप उबर का ले लो और ओला का ले लो, ठीक है। उबर एक टाइम पर मार्केट डोमिनेट कर रहा था, उस टाइम पर ओला ओला बोल के कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर क्या कि किसी को दिमाग आया, नहीं यार हम थोड़ा एफिशिएंटली इंडिया के मार्केट के हिसाब से कुछ सॉफ्टवेयर में चेंज वेंज करके हम बेटर परफॉर्म कर सकते, तो ओला आया। ओला उस टाइम पर आया तो उबर मान लो कि शुरू शुरू में अपने प्रोस्पेरिटी में था, ओला आया तो थोड़ा सा वो डिक्लाइन की तरफ गया, एक टाइम पर वो डिप्रेशन पे भी गया होगा,
कि अपना मिनिमम में चला गया होगा वो। फिर मिनिमम में जाने के बाद में अगर ऊबर वाला मान लो कि अक्लमंद है और वो अगर बहुत ज्यादा मेहनती है, तो वो साथ ही साथ क्या करेगी, वो भी अपना रिसर्च करेगी और वो कुछ ओला को बीट करने के लिए फिर से कुछ नया लेके आएगा, और नया लाने के अंदर फिर से उसका बिजनेस जो रिकवर करने लगेगा, और रिकवर कर करके फिर से वो कहाँ आ जाएगा, प्रोस्पेरिटी पे। लेकिन अगेन प्रोस्पेरिटी पे वो जीवन भर रह नहीं पाएगा। फिर से क्या है कि वो कितना भी एक्सपर्ट हो, कितना भी उसके पास में रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो, उसको बीट करने वाला भी कोई ना कोई कभी ना कभी आएगा। लेकिन वो बीट करने वाला कब आएगा, कितने दिन में आएगा, ये नहीं पता। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक वेरिएशन, कि हर एक बिजनेस के अंदर में एक बार आपका एक जो मतलब मस्ती वाला पीरियड रहेगा, फिर थोड़ा सा स्ट्रगल वाला पीरियड रहेगा, फिर एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला पीरियड रहेगा, वहां से आप थोड़ा सा रिकवर करोगे और फिर से आप प्रोस्पेरिटी की तरफ चले जाओ। ये साइकिल चलता ही है हर एक बिजनेस के अंदर, और हर इंसान के लाइफ में भी ये साइकिल चलता ही रहता है। बस लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने अकलमंद हैं। तो अकलमंद होने के हिसाब से मानो कि आपकी ये साइकिल का लेंथ जो वो छोटा हो सकता है कि आपकी चारों फेज 5 साल के पीरियड में ही देख लें, और हो सकता है कि ये चारों फेज आप 5 साल के पीरियड में ना देखें, क्या पता आपको 10 साल लग जाए वो फेज देखने के लिए। और कोई कोई कंपनी मान लो कि यहाँ पे आके फिर खत्म ही हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि नोकिया, आप लोग सब शायद सुन रखे हो, देखे तो नहीं है शायद, लेकिन हम लोग के जनरेशन में नोकिया ही सबसे एकदम पॉपुलर फोन हुआ करता था। यह सपोज करो कि आप कैनन का कैमरा बहुत फेमस था हमारे टाइम, और आज के दिन में कैनन का कैमरा नहीं। कोडेक बोल के कंपनी था, खत्म। खत्म मतलब निस्तो नाबूद हो गया एकदम। फिलिप्स बोल के कंपनी था जो हमारे टाइम में बहुत पॉपुलर था, अब आज के दिन में उनका उतना प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। फिर एक कंपनी का मैं आपको नाम बता सकता हूँ जो बीच बीच में मानो कि कूद के आ जाता है कहीं से, और फिर लंबे टाइम के लिए गायब हो जाता है, वो कंपनी है मोटरोला। मतलब मोटरोला एक टाइम पर मार्केट डोमिनेट करता था, फिर बीच में मोटरोला गायब हो गया था, और फिर अभी मान लो कि मोटरोला वापस अभी बढ़िया ही कर रहा है। आ रहा है बात समझ? तो ये चीज चलता रहता है, लेकिन अगेन डिपेंड्स ऑन कंपनी एंड सिचुएशंस कि बिजनेस साइकिल कितना लंबा हो। ठीक है, अभी क्या है कि सीजनल और साइक्लिक में यही अंतर है कि सीजनल क्या है कि हर एक साल के अंदर में आपको वो सारा चेंजेस, वो अप वो डाउन सब कुछ दिख जाएगा आपको, क्योंकि एक साल में सारा सीजन आ जाएगा। तो इसके वजह से जो भी फ्लक्चुएशन होना है वो आपको एक साल में हर साल जो है वो दिखता रहेगा। लेकिन साइक्लिक वेरिएशन जो है ना, इसके साइकिल का टाइम पीरियड कितना होगा, दैट विल टोटली डिपेंड कि आप कौन से कंपनी में है, किस टाइप का रिसोर्सेज है, किस टाइप का चैलेंजेस है, उसके ऊपर। क्लियर है? फिर आता है रैंडम या फिर इरेगुलर मूवमेंट। तो इसका एग्जाम्पल तो हम लोग अपने जीवन काल में बहुत बढ़िया देखे हैं, वो है कोविड। ठीक है, मैं आपको अपना स्टोरी अगर बताऊं तो जब मैं क्लास 10 में था, लाइक मैं बात कर रहा हूँ कौन सा टाइम का, ये 10 में तो नहीं, 11-12 में आप मान लो, 2010-11 के आसपास। उस टाइम पर भी ना मेरे क्लास में कुछ बच्चे टिफिन खाने से पहले वो हैंड सैनिटाइजर लेके आते थे, लाइफ बॉय। वो लाते थे मस्त एकदम, टिफिन से पहले वो ऐसे हाथ में डाले, ऐसे ऐसे किए, फिर टिफिन खाना शुरू कर। हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। हमको लगता था कहाँ तुम केमिकल वेमिकल खा रहे हो, और मेरे जैसे बहुत लोग। प्लस क्या कि मास्क वगैरह पहनना वो तो हमारी सोसाइटी का पार्ट ही नहीं था कभी से। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, वो हैंड सैनिटाइजर आप सोचो कि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कब से है, 2011 के आसपास। लेकिन उस प्रोडक्ट को आप ऐसा समझो कि मतलब कोई वैल्यू करता ही नहीं था। लेकिन सडनली जब कोरोना आया तो हाथ धोना तो छोड़ो, लोग का अगर बस चले तो वो एक ढक्कन मान लो कि सुबह सुबह खाली पेट में पी भी ले, बोले 4-5 टू अंदर का तो वो भी गया। ऐसा हालत हो गया था। मास्क का एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि मान लो कि आप शर्ट सिलवाने के लिए जाओ, वो बोलता है कि थोड़ा कपड़ा आप ज्यादा खरीद लीजिए, उसी कलर का हम आपको मास्क भी बना देते। और अब वापस देखोगे कोरोना चला गया तो ना तो उतना हैंड सैनिटाइजर बिक रहा है, ना ही उतना मास्क बिक रहा है। तो इस टाइप की चीज को हम लोग जो सडनली आ जाता है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उसको, उसको हम लोग बोलेंगे रैंडम या फिर कौन सा मूवमेंट, इरेगुलर मूवमेंट। क्लियर मेरे ख्याल में? जल्दी से मेरे को रिवाइज कराओ, टाइम सीरीज का मतलब क्या है? डेटा विथ टाइम। डेटा विथ टाइम, दोस्तों क्या बोलेंगे? टाइम सीरीज। कितने टाइप के फॉर्मेट में देख सकते हैं? दो। दो टाइम सीरीज, दो फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में और लाइन ग्राफ के फॉर्मेट। ठीक है ना? फिर टाइम सीरीज का जो आपका डेटा है उसमें जो वेरिएशन है, उसमें जो फ्लक्चुएशन है, वो कितने फैक्टर की वजह से हो सकता है? चार। क्या क्या? ट्रेंड वैल्यू, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन और रैंडम या फिर इरेगुलर मूवमेंट। ट्रेंड वैल्यू का मतलब कि 10 साल के पीरियड में, 15 साल के पीरियड में डेटा कैसे बिहेव कर रहा है, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। सीजनल वेरिएशन का मतलब साल में 4 सीजन 5 सीजन होता है, उस सीजन की वजह से अगर कोई फ्लक्चुएशन है डेटा में तो वो हम लोग बोलेंगे सीजनल वेरिएशन है। साइक्लिक वेरिएशन मतलब एवरीबडी हैज टू गो थ्रू प्रोस्पेरिटी, फिर डिक्लाइन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी। ये 4 फेज है, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक वेरिएशन। ये हर किसी को फेस करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज। आपके इस फेज का जो है वो साइज कभी 5 साल भी हो सकता है, कभी 10 साल भी हो सकता है, कभी 15 साल भी हो सकता है। मतलब ये वाला और ये वाला थोड़ा सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या है, टाइम पीरियड हमेशा एक साल में आपको ये चेंजेस दिखाई दे देगा। इसमें लेकिन टाइम पीरियड आपका एक साल से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है आपका? रैंडम या फिर इरेगुलर मूवमेंट। इसका क्या मतलब है बताओ? कोरोना।
सही। कोरोना बोल दो, मान लो कि रशिया यूक्रेन वार बोल दो, इजराइल ईरान वार बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। जो सडनली कोई मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा हो ही जाएगा पक्का, बट सडनली हो गया, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है। चलें आगे। ओके, इन सारे को पढ़वा नहीं रहा हूं, सारा समझा दिया, इग्नोर मारो। एक बार इस चार्ट को देख लो, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम सीरीज, क्या क्या होगा बताओ। ट्रेंड या फिर लॉन्ग टर्म मूवमेंट। शॉर्ट टर्म मूवमेंट में क्या क्या है, सीजनल वेरिएशन और साइक्लिक वेरिएशन, और या फिर रैंडम या फिर इरेगुलर मूवमेंट। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके बाद में आता है मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। तो ये मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज में ऐसे फालतू का एक डेफिनेशन है, इसको बस समझ के आप रखो। जैसे हमने कितना फैक्टर देखा बताओ टाइम सीरीज को इफेक्ट करने वाला, 4। अब वो जो 4 फैक्टर हैं उनका जो इफेक्ट है वो बिकॉज ऑफ देयर सम हो सकता है और बिकॉज ऑफ देयर मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। फिर से मैं बता रहा हूं, आपका टाइम सीरीज का डेटा कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा बताओ जोर से, 4। कैन यू नेम देम, क्या क्या है। ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिक, इरेगुलर, ये 4 फैक्टर है जो आपके डेटा को इफेक्ट करेगा। इफेक्ट जो है वो बिकॉज ऑफ सम भी हो सकता है और बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर इफेक्ट आपके डेटा के ऊपर में बिकॉज ऑफ सम हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे एडिटिव मॉडल। क्या बोलेंगे बताओ, एडिटिव मॉडल। और अगर मान लो कि इफेक्ट बिकॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन हुआ तो उसको क्या बोलोगे, मल्टीप्लीकेटिव मॉडल। ठीक है। यहां पर ओ का मतलब हो गया ओरिजिनल डेटा, जो हमारे टाइम सीरीज का डेटा रहेगा। टी का मतलब हो गया ट्रेंड, सी का मतलब हो गया साइक्लिक, एस का मतलब हो गया सीजनल, आई का मतलब हो गया इरेगुलर। तो अगर इन चारों के मल्टीप्लीकेशन से डेटा जनरेट होता है तो क्या बोलेंगे उसको, मल्टीप्लीकेटिव मॉडल। और इन चारों के एडिशन से डेटा अगर जनरेट हुआ तो क्या बोलेंगे उसको, एडिटिव मॉडल। क्लियर मेरे ख्याल में। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन वेश्चन आएगा नहीं, बस आप क्या कि इसको याद रखना थ्योरी के तो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस मतलब वही फ्यूचर का फॉरकास्टिंग, कि कुछ एक डेटा रहेगा हमारे पास में किसी एक सिचुएशन का, और उसको बेस करके उसको देख के भविष्य के बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंड एनालिसिस। क्या बोलेंगे बताओ, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस करने का हमारे सिलेबस में 2 तरीका है, एक है मूविंग एवरेज मेथड, दूसरा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तरीका सबका नाम बताओ, मूविंग एवरेज मेथड और दूसरा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आज का क्लास हम सिर्फ मूविंग एवरेज मेथड ही देखेंगे, इस चीज को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्लियर मेरे ख्याल। आप कॉपी में हेडिंग लिखो, लिखो हेडिंग लिखो, मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है। अब एक बार पेन छोड़ दो, एक क्वेश्चन में पहले आपको समझा देता हूं कि ये होता क्या है, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, थोड़ा सा टाइम लेके आप तैयार करना, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि आपका राइट है कि रॉन्ग। ठीक है, देखो यहां देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक, कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डेट। इस टाइप से कोई एक क्वेश्चन आपके पास में आएगा। अब इसको सॉल्व करने जो तरीका है वो आप पहले यहां देखो कि कैसे हो। जो आपका ये सिचुएशन रहेगा, उसका ये वाला चीज बनेगा आपका फर्स्ट कॉलम, ये वाला चीज बनेगा आपका सेकंड कॉलम। ठीक है। और कितने साल का एवरेज लेना है आप, 3 साल। ये समझ में आ रहा है मेरे ख्याल में। तो ये लेने का तरीका देखो समझो, ये हो गया आपका ईयर का वैल्यू, और ये हो गया उस ईयर में होने वाले सेल्स का या रेवेन्यू का उसका वैल्यू। उसके अंदर सिंस 3-3 साल का आपको एवरेज लेना है। क्या लेना है बताओ, 3-3 साल का एवरेज। अब इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हाँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं। तो आपको करना क्या है कि एकदम बिगिनिंग से 3-3 का ग्रुप बनाना। पहले आप इन 3 का ग्रुप बनाओगे, इन 3 में मिडिल वाला पोजीशन या बीच वाला पोजीशन कौन है, तो इन तीनों का जो सम टोटल होगा ना, वो 4 के सामने लिखा जाए। मतलब टोटल भी करना है और बीच वाले पोजीशन के सामने में उस टोटल को लिखना है। ठीक है। जैसे ही पहले 3 का टोटल खत्म आप, उसके बाद में क्या करना है देखो, उसको रुकने दो थोड़ा सा, 2 छोड़ दो। अब आप सेकेंड पोजीशन से अगला 3 वैल्यू लो, उसका बीच वाला कौन है 5, उसके सामने में इन तीनों का सम टोटल लिखो। आया समझ। फिर इसके बाद क्या करोगे बताओ, 2 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 5 से स्टार्ट करो, 5 7 8, मिडिल पोजीशन कौन सा है 7, और इन तीनों का सम टोटल आपको 7 के सामने लिखना है, इस तरीके से चलेगा। फिर इसके बाद में 5 से कर लिया पूरा का पूरा, अब किससे स्टार्ट करोगे बोलो, 7 8 10, मिडिल पोजीशन वाले के सामने इनका सम टोटल लिखो। फिर मानो कि इन तीनों को भी कर लिया, अब किससे स्टार्ट करोगे बोलो, 8 से, और 8 से अगला 3 का लेके मिडिल पोजीशन के सामने इन तीनों का सम टोटल, ये इस तरीके से आपको लिखना। उसके बाद में क्या है कि ये जो आएगा इसको आप बोलेंगे 3 ईयर मूविंग टोटल। क्या बोलेंगे बताइए, 3 ईयर मूविंग टोटल। लेकिन आपको मूविंग टोटल चाहिए था कि एवरेज चाहिए था, और एवरेज पाने के लिए क्या करोगे आप देखो कि ये 3 लोगों का सम है राइट, तो 3 लोगों का एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3। तो एक तरीके से 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके ये वाला आ जाएगा आपके पास, तो वो आपको इसके सामने सामने लिखना है।
अब इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, देखो कि एक तो ये अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर होना चाहिए कि इसका इससे लाइन 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 अच्छे से मैच रहना चाहिए। साथ ही साथ जब आप तीन तीन करके लेंगे ना, उस टाइम पर इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो आप इन तीनों का सम टोटल लिखोगे वो 4 के एकदम सामने सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 11 को ऊपर लिख दिया या नीचे लिख दिया, वो सब करोगे तो दिक्कत है। इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप ये बीच वाला लाइन जो है ना वो अपने आंसर में बनाना ही मत। अब बस एक बॉक्स बनाना, एक लाइन ऊपर के लिए खींच देना ताकि आप उनका नाम लिख सको, और बाकी इस पूरे पार्ट को आप ब्लैंक रखना, आराम से धीरे धीरे अपना डेटा जो है वो फॉर्मेट के अंदर में आप अरेंज करके डालते रहे। क्लियर मेरे ख्याल में? इसको एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन के लिए, टेक सम टाइम एंड कोशिश करो। आप लोग के हेल्प के लिए ना ये ब्लैंक वाला टेबल में दिखा देते, करो ट्राई करो। अब वैल्यूज के लिए देख लो, इसको देख लो, दो कॉलम तो फिलअप कर लो, फिर मैं टेबल दिखा देता हूं। लो ब्लैंक टेबल देखो। तो ये वाला जो एरोज है ना, ये जैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बनाया है, ये इस टाइप के एरोज नहीं बनाने से भी चलता है। ये एरो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन ये जो रंग बिरंगा एरो है इसको आप इग्नोर मार सकते हैं। ठीक है, सुनो जिनका नहीं हुआ है यहाँ पर डेटा राइटिंग पैटर्न आप देखो अच्छे से, और जिनका हो गया थोड़ा सा वैल्यूज बताओ तो एक बार। ईयर में क्या क्या आपके पास में? 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर 1 का डेटा क्या बताओ? इसको थोड़ा अलाइनमेंट मिला के अच्छे से लिखना, 1 के सामने सामने 2, दूसरे वाले का नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये समझ में आया? अब पहले 3 का जब आप करोगे तो कितना आएगा सम टोटल? 5 4 9 तो 11 ना। इसमें 4 के सामने एक लाइन खींच के थोड़ा लंबाई कर देता हूं, यहाँ आप 11 लिख सकते। ठीक है, अच्छा क्या 13 आ रहा है क्या? 11 ठीक है, तो अब मैं आ रहा हूँ उस पर। अब देखो है क्या, देखो ये 3 का टोटल आप कर लिए, और सेट ही है कि जैसे इन 3 का टोटल अगर इसके सामने लिखा गया ना, तो नेक्स्ट 3 का टोटल ये 5 के सामने ही लिखा जाएगा, उसमें आपको परेशान नहीं होना। ये लाइन लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप बना लिया करो, नहीं तो अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत गंदा है या अगर आप छोटा बड़ा लिखते हो तो फिर ये अलाइनमेंट जैसे बिगड़ेगा, आपका सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो 3 लाइन ना बना के अब एक सिंगल लाइन बना लो यहाँ। अगला बताओ, तो अगला 3 का टोटल 16, अगला 3 का टोटल 20, फिर 25, फिर 31, फिर हो गया, बढ़िया। अब क्या है कि 3 से डिवाइड करना है, और वो 11 के सामने ही आएगा, बोलो कितना आएगा? 3.66। 16 को 3 से डिवाइड 5.23, फिर 20 को 3 से डिवाइड 3 आ रहा है क्या? ऐसे चीटिंग मत करो यार, सही बताओ। 3 अच्छा, 20 को 3 से डिवाइड करो 6.66, 25 को 3 से डिवाइड कितना? 8.33, राइट लग रहा है, और ये वाला 10.33। क्लियर मेरे ख्याल में? ये है आपका मूविंग एवरेज 3 साल। अब यहीं पे मान लो कि 3 की जगह 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, तो 5 आएगा तो आप 5 5 करके बनाओगे, 7 आएगा तो आप 7 7 करके बनाओगे, बेसिक लॉजिक लेकिन यही रहे। एक चीज देख लेते हैं, इसमें ना ग्राफ नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ो, तो इसको करना नहीं है आप लोग को, बस पढ़ो एक। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ लेटर्स इन हंड्रेड्स पोस्टेड इन अ सर्टेन सिटी ऑन ईच डे ऑफ द वीक इज गिवन एज फॉलोज। मतलब डे 1 पे इतना लेटर गया, डे 2 पे इतना, 3 पे इतना, 4 5 6 7, सातों दिन लेटर गया इतना इतना क्वांटिटी। ठीक है, आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट 3 डे मूविंग एवरेज, पहले ये निकालना है, एंड डिस्प्ले दीज ग्राफिकली। अभी ये वाला पार्ट नया है आपके, ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट का तो मुझे लगता है कि पता ही है आप। बोलो पहले कॉलम में क्या आएगा? ईयर नहीं है इसमें, डे ऑफ वीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 चलेगा। सेकेंड वाले कॉलम में क्या आ जाएगा? 35 70 36 59 एंड सो ऑन। तो देखो आप 35 70 36 59 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर कितना कितना करके आपको एवरेज निकालना है? 3। तो कितना कितना करके कंबाइन करोगे आप? 3 3 करके कंबाइन करोगे,
तो पहले इन तीनों का कॉम्बो इसके सामने लिखा जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद में क्या होगा बताओ? 70 से ई विल स्टार्ट एंड अगले तीन का कॉम्बो इसके सामने लिखा जाएगा और इस तरीके से चलता जाएगा। फिर वापस से वही ड्रामा कि 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये इन सारे को 3 से डिवाइड कर दो, सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? यहां तक तो हमको आता ही, कुछ नया नहीं है इसमें। फिर इसके बाद में है कि डिस्प्ले दीज ग्राफिकली। अब डिस्प्ले दीज ग्राफिकली में क्या होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। इसके अंदर में आपके पास में दो चीज है। एक है आपके पास में टाइम स्टैम्प विथ ओरिजिनल डेटा, ठीक है, और दूसरा है आपके पास में टाइम स्टैम्प विथ मूविंग एवरेजेस। एक है आपके पास में टाइम स्टैम्प विथ ओरिजिनल डेटा और दूसरा क्या है बताओ? टाइम स्टैम्प विथ मूविंग एवरेज। तो इसका और इसका ग्राफ जो है वो एक दूसरे से देखने में अलग होना चाहिए। तो जब आप कॉपी में बनाओगे इसको, मेरे पास में तो कलर का ऑप्शन था तो मैंने दो कलर यूज कर लिया है। कॉपी में आपको क्या करना है कि जो ओरिजिनल डेटा है ना आपका, उसको आप सॉलिड में बना लेना, और जो मूविंग एवरेज का डेटा है आपका उसको आप बनाओगे किसमें? डॉटेड में। और बनाने का तरीका क्या होगा देखो, जैसे टाइम स्टैम्प इसका कितना है 1 और इसका ये डेटा कितना है 35, तो इसको आप यहां नोटिस करो 1, वो कहां के बैठा हुआ है 35, चलेगा। अगला डेटा कितना है आपका 2 पे, कितना चाहिए आपको 70, तो आप देखो कि 2 पे आप सीधा चले गए 70, ठीक है। अगला क्या है बताओ? 3 पे 36, तो 3 और उसपे आप चले जाओगे 36 के आसपास, मतलब 30-40 के बीच। इस तरीके से सारा प्लॉटिंग करोगे और फिर क्या है कि इसको लाइन ग्राफ की तरह आप जो है वो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते जाओगे, तो इस टाइप का आपका ग्राफ आ जाएगा। और ओरिजिनल डेटा का जो प्लॉटिंग होगा वो कौन से फॉर्मेट में करोगे आप? सॉलिड। आपकी कॉपी में, मेरे पास में कलर का ऑप्शन था, आपके पास में कलर का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आप ओरिजिनल को किस में करोगे बताओ फिर से? सॉलिड में। और फिर मूविंग एवरेज का तरीका क्या होगा देखो, जैसे ये 47 किसके सामने लिखा होगा? 2 के सामने लिखा होगा, तो ये जो है वो 2 पे ही जाके प्लॉट होगा, 2 पे 47, ठीक है। अगला जो ये 55 आया है वो किस पे आया है बताओ? 3 पे, तो 3 पे जाके कितना मिलेगा आप? 3 पे 55, देखो ये रहा, ठीक है। इस तरीके से पहले इनका भी सारा पॉइंट प्लॉट कर लेना और फिर स्ट्रेट लाइन से दो कंसेक्यूटिव पॉइंट को जोड़ते जाना। स्ट्रेट लाइन बनाते समय इसका लाइन देखने में थोड़ा अलग होना चाहिए, जरूरी है ये। तो इसको आप बनाओगे सॉलिड में, इसको आप बनाओगे किसमें? डॉटेड में, उससे आपका ग्राफ आ जाए। देखो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा मेरे ख्याल में? ये बनवा नहीं रहा हूं एक बार, इसको बस आप याद रखना और जब भी एग्जाम में आए तो बनाना है इसको। पर इसको बनाने के लिए ग्राफ पेपर मिलेगा आपको, नॉर्मल पेपर में नहीं बनाना। तो प्लॉटिंग वगैरह उतना टफ नहीं होगा आपके लिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज फॉर even number of years, moving average for even number of years, moving average for even number of years। अभी तक आप कितने साल का कर रहे थे बताओ? 3 साल का। दो क्वेश्चन में 3 साल का ही देखा, 5 में भी कोई मतलब ज्यादा खास चेंज नहीं होगा, बस जो पहला ग्रुप ऑफ नंबर्स होगा आपका उसमें कितना ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करोगे आप? 5। लेकिन आगे चल के कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमको ना 4 वाला भी देखना पड़ सकता है। देखो एक बार, ये 4 का है क्या? हाँ ये 4 का है शायद। कितने का देखना पड़ सकता है बताओ? 4 का। अभी 4 वाले में लेकिन समस्या है। क्या समस्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं करके दिखाऊं आपको, ठीक है ना। ये डेटा कॉपी कर लो तो एक बार आप इसको इसी फॉर्मेट में लिख लो। चलो यहाँ देखो एक बार, मेरे ख्याल में क्वेश्चन कॉपी करना सबका हो गया। फर्स्ट कॉलम एक बार बताओ तो क्या क्या है उसमें? 1984 से लास्ट कहां तक जाना? 93 तक। सब लोग ना पेन वेन छोड़ के बहुत ध्यान से इसको देखना, इसमें मैक्सिमम लोगों का गलती हो जाता है, ठीक है ना। स्टार्ट कहां से करना है बताओ? 1984, फिर 1985, फिर 1986। इसको लिखते समय जानबूझ के थोड़ा गैप मेंटेन कर, ठीक है। फिर 1987, फिर थोड़ा ज्यादा नीचे हो जाएगा, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 एंड लास्ट इज 1990। वैल्यूज बताओ तो एक बार, वैल्यू ध्यान से। हाँ 12, 25, 39, एक सेकेंड, 39, फिर फिर 105, फिर 100, फिर
फिर यहां तक ओके है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। अब इसमें क्या है, देखो जैसे पिछले बार क्या था ना कि अपने पास में नंबर ऑफ कॉलम्स थोड़ा कम होता था। डेट ये टाइम रेफरेंस, डेटा, 3 साल का टोटल, 3 साल का एवरेज। लेकिन 4 वाले में क्या है कि ये कॉलम आपको बढ़ा हुआ दिखेगा कि टाइम, डेटा, 4 साल का टोटल, 4 साल का एवरेज, और फिर 4 साल का सेंटर मूविंग एवरेज। अब इसका क्या एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ध्यान से आप देखो। ये बता सकते हो मेरे को आप? थोड़ा ध्यान से बताना। 4 साल के डेटा में किसको किसको इंक्लूड करोगे आप? इन चारों को। करो तो टोटल करके बताओ कितना आना चाहिए। 130। अभी लेकिन एक और लॉजिक था ना अपना कि एकदम बीचों बीच वाले पोजीशन पे लिखेंगे। तो जब 3 एंट्री ले रहे थे तो सेकंड पोजीशन हमारा मिडिल होता था। 4 एंट्री में हमारा मिडिल पोजीशन कौन सा हो? सेकंड और थर्ड के बीच का। इसको थोड़ा ध्यान से आप समझना। सेकंड और थर्ड के बीच का, ये यहां पे आएगा। कितना बता रहे हो डेटा? वैसे चीटिंग भी कर सकता हूँ, 130 आएगा। बाकी आप लोग ध्यान से कैलकुलेट करके बताओ, लेकिन 130 चलेगा। अगला 4 का बताओ। 188, और वो आएगा इसके बीचों बीच, ये समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीचों बीच चलेगा, वो बीचों बीच में चलता जाएगा। नेक्स्ट 4 का बताओ। 2, नेक्स्ट 4 का। चीटिंग करना ही पड़ेगा मुझे। 316। कृष्णा भटकाता रहता है यार। फिर नेक्स्ट 362, नेक्स्ट कर ही लेते, और लास्ट तो पता ही होगा आप लोग, 352 चलेगा। फटाफट इनको ना 4 से डिवाइड करके बताओ। वो इसी लाइन में चलेगा। हाँ, मैं वैसे कलर चेंज कर देता, ठीक है, डिस्टिंग्विश रहे। बोलो तो। 32.5, 47, 62.5, नेक्स्ट एग्जैक्ट, इतना ही ना? ये ठीक है 7 में। नेक्स्ट बताओ। 90.5, नेक्स्ट। कितने बेकार लोग, वैल्यू भी नहीं बता पा रहे। और लास्ट वाला 80। अभी देखो ये बहुत अच्छा होता हमारे लिए, अगर सपोज करो कि हमारा ये जो मूविंग एवरेज आया ना, इस बेचारे के पास में टाइम स्टैम्प अवेलेबल होता। समझे बात को? समस्या क्या है? जैसे ये बेचारा है हमारा, इस बेचारे को खींच के अगर मैं पीछे 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 आता रहूं तो साल नहीं है इसके पास, ठीक है। सेम इसका हालत भी है कि पीछे 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 आते रहो, साल नहीं है इसके पास में। तो ये जो साल नहीं है इसके पास में ना, इसकी वजह से इसका प्लॉटिंग व्लॉटिंग जो वो ढंग से नहीं हो सकता। और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए किया ये जाता है, देखो कि जैसे ये डेटा आया आपके पास में, ठीक है, इसको और इसको आप कंबाइन करके बिल्कुल आप क्या करो कि इस साल से मिला के, फिर से रंग बदल देते हैं थोड़ा सा, इस साल से मिला के आप यहां पर दे दो प्रेजेंट में। देखो समझ में आया कि नहीं? हमें बता रहा, पहले आप समस्या देख लो। समस्या समझ में आया ना आपको कि इसके पास में टाइम अवेलेबल नहीं है ढंग से, ईयर नहीं है इसके पास में। इस समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए बोला क्या गया कि हम 2-2 साल की, मतलब 2-2 आया हुआ जो एवरेज है हमारा 4 साल वाला, उसको हम कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके हम इसका और इसका एवरेज लेंगे। इसका और इसका एवरेज कैसे निकलेगा? 32.5 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 2। 32.5 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 2। अब जो भी उसका आंसर आता है उसको लिखा जाएगा बिल्कुल इन दोनों नंबर की, मतलब इसके और इसके बीच में था ना ये वाला, तो उसके बिल्कुल मिडिल पोजीशन, मतलब ये ऐसा सोचो कि इन दोनों के मिडिल में लिखा जाएगा, और वो मिडिल ऑटोमेटिकली इससे रिलेट हो जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? इसी तरीके से जो इसके बाद वाला हो वो बिल्कुल इसके लाइन पे लिखा जाएगा ऐसे। फिर जो इसके बाद वाला होगा वो बिल्कुल इसके लाइन पे लिखा जाएगा। फिर जो इसके बाद वाला होगा वो इसके लाइन पे लिखा जाएगा, ताकि सबके पास में अब ईयर आ जाए, ठीक है ना। फिर इसके बाद वाला इस लाइन पे लिखा जाएगा, इसके बाद वाला इस लाइन पे लिखा जाएगा, और यहीं पे आके हमारा सारा कैलकुलेशन स्टॉप, क्योंकि इसके बाद में फिर से एक और अवेलेबल हमारे पास में नहीं चलेगा। और ये जो व्हाइट वाले एरो के सामने मैं जो भी लिखूंगा ना,
वो दो दो करके पकड़ पकड़ के मेरे को एवरेज लेना। और एवरेज का मतलब हमेशा हमेशा जब भी आप इवन नंबर ऑफ ईयर्स का मूविंग एवरेज निकालेंगे, ये हमेशा होगा ही होगा। क्योंकि इवन नंबर वाले में प्रॉब्लम क्या होगा कि जो थर्ड कॉलम का फिलिंग आप करोगे ना, उसके पास में टाइम कभी भी अवेलेबल नहीं हो। तो यहां से आपका 4 साल का टोटल आ जाएगा, 4 से डिवाइड करके 4 साल का एवरेज भी आ जाएगा। लेकिन प्लॉटिंग के लिए आपके पास में ईयर का जो है वो बैकअप अवेलेबल है नहीं। तो इसीलिए 4 साल का एवरेज निकालो, 6 साल का एवरेज निकालो, ये निकालने के बाद आपको दो दो करके कंबाइन करना है। और दो दो करके कंबाइन करते समय एवरेज लेने का तरीका होगा दिस प्लस दिस अपॉन टू, और इसका पोजीशन होगा इन दोनों के मिडिल वाला पोजीशन। और मिडिल पोजीशन जैसे ही आप लोगे तो उसके पास में टाइम का रेफरेंस जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? इन दोनों का एवरेज बताओ हाँ फटाफट कितना आ रहा है? कितना? 29.39। अच्छा 39 पॉइंट, नेक्स्ट 54 पॉइंट, ऐसे मैं चीटिंग ही कर देता हूँ, छोड़। 70.75, नेक्स्ट 84.75, नेक्स्ट इज 92 एंड लास्ट इज 90.7। ठीक है, इसको कॉपी कर लो और आज के लिए बस इतना ही।